Hello everyone, this is me Shubhangi Jain welcoming you to the YouTube channel of the Prayagraj Institute for Civil Services. Topic: Local Self-Government. In this topic, we will also discuss about the background of the topic, its post-independence development, the development after it, that is the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. After that, we will look the issues in the Panchayati Raj institution. After that, we will switch to our topic, that is suggestions for its reform, and then we will go for State Election Commission. सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में हमें देखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऑल अबाउट दैट. सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि हमें पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 वर्ड्स है. लोकल मीन्स एक हमारे एरिया लेवल पे, या तो अर्बन एरिया होगा या फिर रूरल एरिया होगा, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन इसमें डिवाइड की जाती है. सेल्फ यानी कि हमारे खुद के द्वारा गवर्नमेंट, सरकार बनाई जाएगी. इंडिया के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई नया टॉपिक नहीं है. इंडिपेंडेंस से पहले, इवन हम कहें एशियन टाइम में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम देखते थे. कहाँ देखते थे? अर्ली वैदिक एरा. अर्ली वैदिक एरा की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे सभा और समिति का कॉन्सेप्ट आता है. सभा एक ऐसी असेंबली हुआ करती थी जो एल्डरली पॉपुलेशन की होती थी, जिसमें जो लिटरेट स्कॉलर टाइप के लोग होते थे वो बैठते थे, और समिति जो जन सामान्य होता था उसके लिए एक असेंबली होती थी. मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट की बात हमें यहाँ से मिलती है. अगर हम अदर एविडेंसेस की बात करते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं ये एविडेंसेस? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में. मॉडर्न टाइम में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एविडेंसेस मिलते हैं. वहाँ पर भी बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेशन के लिए और अदर कमिटीज़ भी, 6 कमिटीज़ भी बनाई गई थी. उसके बाद अगर हमारे इंडिया में हम अदर लेवल पे देखते हैं तो सदर्न इंडिया में चोल एम्पायर था, चोला डायनेस्टी. वहाँ पर भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात देखते हैं. तो ये तो था इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. इसके बाद ये कैसे आगे बढ़ता है, हम इसे देखते हैं. नेक्स्ट है कि कैसे, क्या जो अभी हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं वो इन्हीं के ट्रेसेस हैं जो हमारे इंडिया में एशियन टाइम में चला आ रहा था? तो नहीं, ये इसके ट्रेसेस नहीं है. हमें पता है कि कॉलोनियल टाइम, हमारे कॉलोनियल एरा हमारे इंडिया में लगभग 200 साल तक रहा था. जो ब्रिटिश एरा था उस टाइम पे जो ब्रिटिश एरा था हमारे यहाँ पे, उसने 200 सालों तक राज किया था. लेकिन और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका मेजर डेवलपमेंट जो हुआ है, जो हम आज देखते हैं अपने यहाँ पे, वो उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाता हुआ है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसका देखते हैं तो 1969 में राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी. उन्होंने, हमें अगर याद हो तो राजीव गांधी का एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है कि अगर मैं गवर्नमेंट से एक रुपया बेचता हूँ तो जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसे हो जाता है. मीन्स वो ये बताना चाहते हैं कि द लेवल ऑफ करप्शन इन बिटवीन. जब इतना ज़्यादा करप्शन होगा तो वेलफेयर स्टेट का सपने को साकार करना बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल चुनौती है. जब उन्होंने लोकसभा में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए बिल लाया तो वो पास नहीं हो पाया. लेकिन जब बीपी सिंह गवर्नमेंट आई तो फिर उन्होंने इसे गवर्नमेंट में लाने की बात कही, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाया. उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है. और फिर वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
को पास करा के, वो बिल को पास करा के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास होता है और उसी के साथ में फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद से कोई भी वर्क हुआ ना हो विलेज लेवल की डेवलपमेंट के लिए। 1947 से लेके 1992 तक जो जो डेवलपमेंट हुआ और क्या एवोल्यूशन को की तरफ लेकर गया, हम अभी वो देखेंगे। सबसे पहले 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि जो विलेज कम्युनिटी जो ब्लॉक लेवल पे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करना, उसके बाद उन्हीं के लेवल पे डेवलपमेंट करना। बेसिकली अगर हम कहें कि भारत में जो नींव पड़ी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वो यहीं से शुरू होती है। इसे कुछ फेजेस में किया गया था और इसकी जो मॉनिटरिंग करनी थी वो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा की जानी थी। इसे 3 फेजेस में किया गया था। पहला जो फेज़ था वो था नेशनल एक्सटेंशन मिशन, वो 1953 में शुरू किया गया था। सेकेंड जो फेज़ था वो एक्सटेंसिव डेवलपमेंट का फेज़ था और उसी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड फेज़ था। लेकिन ये जो इतने सालों की कॉलोनियल लेगेसी हम ढो रहे थे, उसको कुछ टाइम में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नतीजतन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब बलवंत राय जी मेहता कमेटी 1957 में अपनी रिपोर्ट देते हैं, तब वो इसे टोटल फेलियर बताते हैं और एक नए सिस्टम को लागू करने की बात करते हैं। बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, वहाँ उनके जो विलेज लेवल है वहाँ पर 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम की वो बात करते हैं। जो फर्स्ट टायर है उसमें वो ग्राम पंचायत की बात करते हैं। मींस जो विलेज लेवल है, जो लोकल लेवल है, वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई जानी चाहिए विलेज लेवल पे। उसके बाद में पंचायत समिति की वो बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे और जिला पंचायत की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अलावा वो ये बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा होने चाहिए और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्ट तरीके से होने चाहिए। इनका ओवरऑल मीन्स जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो टोटल डेवलपमेंट करेगा विलेज लेवल पे। जो भी डेवलपमेंट होगा वो यही 3 बॉडीज़ करेंगी। इसके बाद में टी कृष्णामचारी कमेटी बनाई जाती है 1960 में, संतराम कमेटी बनाई जाती है 1962 में। इसी की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप भी बनाया जाता है 1966 में। उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देती है जिसमें 2 टायर सिस्टम की बात करती है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, यहाँ पर ये 2 टायर सिस्टम की बात करती है और ये कमेटी बनाई जाती है 1977 में। मोस्टली एग्ज़ाम्स में कमिटीज़ आती हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ना और इन्हें याद करना। इसके अलावा GKV राव कमेटी बनाई गई थी जिसने मेन जो सारी सर्विसेज है और जो फंडिंग्स है वो पंचायत को देने की बात की गई थी। उसके बाद में LM सिंघवी कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी, ये बनाई गई थी 1987 में। उसके बाद में PK ठुंगौन कमेटी बनाई गई थी 1988 में। एंड देन गढ़गिल कमेटी। गढ़गिल कमेटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वही आगे जाके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ड्राफ्ट बना उसमें यूज़ की गई थी। इसने स्टेट फाइनेंस कमीशन को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर देने की बात की थी मेजरली। और इसके साथ ही गढ़गिल कमेटी ने ये क्वेश्चन भी सामने रखा कि किस तरीके से हमें हमारी पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज का जो
अब हम बात करेंगे गांधीयन व्यू जो था ग्राम पंचायत के बारे में और विलेज रिपब्लिक्स के बारे में। सबसे पहले गांधी जी बात करते हैं स्वराज के बारे में। उनका जो मेन मोटिव है वो स्वराज है। स्वराज वो इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करते हैं और विलेज लेवल पे भी बात करते हैं। अब उस चीज़ को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं ला पाए विलेज रिपब्लिक्स के बारे में, क्योंकि वो तो एनार्कियल स्टेट की बात करते थे, लेकिन हमारे पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है और उसके बाद हमारे पास स्टेट पर भी गवर्नमेंट है। लेकिन हमने उस चीज़ को इस तरीके से अडॉप्ट किया है कि हमने एक थर्ड टायर को अडॉप्ट किया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे हमने अडॉप्ट किया। गांधीयन व्यू को एक जगह और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस मिली है, दैट इज़ आर्टिकल 40 जो हमारे DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। मींस राज्य का ये कार्य होगा कि वो अपने स्टेट्स में इसकी व्यवस्था करें और वेलफेयर स्टेट को बनाने में ये अपना योगदान दें। इसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वहाँ पर भी इसे इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए उसके बारे में डिबेट हुई थी। उस डिबेट में ये चीज़ इस तर्क को इस तरीके से काटा गया क्योंकि इंडिया अभी इतना सक्षम नहीं है कि विलेज लेवल पे डेमोक्रेसी को वो इस्टेब्लिश कर सके। अभी उसे एक सेंट्रल कंट्रोल की ज़रूरत है और साथ ही साथ B.R. अम्बेडकर का ये डर भी था कि अगर विलेज लेवल पे इस तरीके से सिस्टम को बांटा जाएगा तो जो कास्टिज्म है उसकी वजह से जो लोग हैं वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से उन्होंने सोचा है। इसलिए उस चीज़ को तब उसमें नहीं डाला गया। लेकिन जब और चीज़ें नहीं चली, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फेल हो गया। और भी जो कमिटीज़ थी हमने अभी देखा, उनकी रिकमेंडेशन यही थी कि इस सिस्टम को लागू किया जाए। इसलिए आज़ादी के 42 ईयर्स बाद इसे इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। अब हम देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या सिग्निफिकेंट प्रोविजंस डाले गए हैं। सबसे पहले इसके तहत पार्ट 9 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 11 शेड्यूल को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल किया गया है। उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि किन किन चीज़ों से, जो एग्रीकल्चर है, लैंड है, वहाँ के डेवलपमेंट, जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स में डाले गए हैं। जो आर्टिकल्स हैं पार्ट 9 में वो 243 से लेके 243O तक हैं, जिन्हें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 243 में सारी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है कि जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके से उनका डायमेंशन फिक्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद में आर्टिकल 243A जिसमें ग्राम सभा की बात करी गई है। अब ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी होती है विद इन द विलेज जिसमें सभी जो अडल्ट पॉपुलेशन होती है, जो वहाँ के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होती है, वो सारे लोग वहाँ पे उस बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। इसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ है ये आर्टिकल 243B में हमें बताया गया है, जिसमें 3 टायर सिस्टम जो हमने अभी देखा था उसकी बात की गई है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत की, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे बात की गई है जनपद पंचायत की, उसके बाद जिला पंचायत की बात की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद में आर्टिकल 243 में हमें बताया गया है कि उसकी कंपोजिशन यानी कि उसके मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे और उनके जो प्रेसिडेंट होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे। इसमें कंपल्सरी और वॉलंटरी का प्रोविज़न भी है। जो मीन्स जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगी वो डिसाइड करेंगी कि किस तरीके से सीट्स फिल होंगी। इसके अलावा रिजर्वेशन का प्रोविज़न भी है जो कि हमें आर्टिकल 243D में पता चलता है कि जो SC ST हैं उनके लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसके प्रोपोर्शन में जो उनकी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न करना है तो वो कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो विमेंस हैं उनके लिए भी 1/3 रिजर्वेशन किया गया है। अब उसके बाद आते हैं हम ड्यूरेशन पे। जो ड्यूरेशन है वो 243
ई में हमें बताया गया है। जो पंचायत हैं उनका भी ड्यूरेशन, जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है। जैसा कि हमने देखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी 5 ईयर का होता है, सेंटर में जो लोकसभा है उसका भी 5 ईयर्स का होता है। अब जो ड्यूरेशन है इसमें कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि अगर 6 मंथ से पहले अगर डिसोल्यूशन हो गया है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर न्यू इलेक्शन कराने होंगे। अगर 6 मंथ्स बचे हैं न्यू इलेक्शन होने में तो वो चीज़ नेसेसरी नहीं है कि इलेक्शन कराए जाने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जैसे 5 ईयर का पूरा टेन्योर है और अगर डिसोल्यूशन मान लीजिए 3 ईयर्स पे हो जाता है तो जो रिमेनिंग टाइम है 2 ईयर्स का, उसी के लिए वो जो नया इलेक्शन होगा वो पूरा उसका 5 ईयर उसे नहीं मिलेगा। इसके बाद उनके डिस्क्वालिफिकेशंस की बात आती है जो कि 243F में आती है। 243F में जो डिसोल्यूशन बताए गए हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के डिफाइंड है उसी तरीके से है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, जो कि ये है कि जो विलेज लेवल पे एज है वो 21 ईयर्स है फॉर इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर की है वो 25 ईयर्स है। तो किसी भी इंसान को इस बेसिस पे कि वो 21 ईयर्स का है 25 का नहीं है हटाया नहीं जाएगा, बाकी सारे प्रोविजंस वही लगेंगे। उसके बाद जो पावर्स हैं उनकी, जो भी अथॉरिटी है या फिर सुपरविज़न की पावर्स है, वो सारी जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व करेंगी उस तरीके से मिलेगी। यही एक सबसे बड़ी कमी है जो हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद में फाइनेंसेस को कलेक्ट करने की पावर है, जो टैक्स लगाने की वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगी कि कौन से लगाने हैं कौन से नहीं लगाने, लेकिन उन्हें कलेक्ट करने की पावर जो मिलेगी वो इस एक्ट से मिलेगी। उसके बाद में स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I, स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर जो होता है हमारे स्टेट का वो अपॉइंट करता है हर 5 साल के लिए, और ये जो भी नेट प्रोसीड्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग के लिए 243J। ऑडिटिंग के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स बताएंगी कि जो भी अकाउंट्स हैं उन सब की ऑडिटिंग बेसिकली मीन्स होता है चेकिंग, रेगुलेट करने के लिए कि क्या चीज़ है किस तरीके से हो रही है। उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे हम सबसे लास्ट में देख लेंगे क्योंकि इसे थोड़ा ब्रीफली नहीं देखना है, हमें थोड़ा एलैबोरेट तरीके से देखना है। उसके बाद में एप्लीकेशन टू यूटी, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई भी जो प्रोविज़न है या फिर पूरे के पूरे को किसी एक्सेप्शन के साथ या इसका कोई पार्ट किसी भी यूटी में लागू करवा सकता है। इसके बाद में आता है 243M। कौन कौन से पार्ट्स हैं जिस पे ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा? तो मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के जो हिली एरियाज़ हैं प्लस जो दार्जिलिंग हिली एरियाज़ हैं वेस्ट बंगाल में, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा और पूरे इंडिया पे होगा। कंटिन्यूएशन ये उस वक्त के लिए डाला गया था कि इस टाइम से 1 साल के अंदर तक इसे पूरे देश में लागू करवाना था और तब तक वहाँ का जो प्रोविज़न है वहाँ पे लागू रहेंगे। उसके बाद में 243O जो बार करता है, मतलब कि रोकता है सारी कोर्ट्स को किसी भी मामले में इंटरफेयर करने से इन इलेक्शंस के। दैट्स ऑल अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद हम देखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कॉलोनियल टाइम में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। सबसे पहले मद्रास में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट म्यूनिसिपैलिटी 1687-88 में। उसके बाद में 1726 में बॉम्बे एंड कलकत्ता में बनाई गई थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन, जिसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, 1882 में अपना रिजोल्यूशन लेके आए थे। उसके बाद में रॉयल कमीशन, जिसको 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसने भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1909 में पब्लिश की थी। उसके बाद में 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम उसे जानते हैं, उसमें डायरकी की बात की थी। उसमें जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया था। उसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया था। फिर
आफ्टर इंडिपेंडेंस 1993 में 1 जून को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है। उसमें 9A को पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल किया जाता है और उसका टाइटल दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटीज़। उसके बाद में शेड्यूल 12 को भी इंक्लूड किया जाता है जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243Z तक उसमें डाले जाते हैं। जिस तरीके से पंचायत के सारे प्रोविजंस हैं उसी तरीके से आर्टिकल 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी जो आर्टिकल्स हैं वही उसी तरीके से सारे इस्टेब्लिश किए गए हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 243P में डेफिनेशंस बताई गई हैं, Q में उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा। 3 टायर सिस्टम यहाँ पर भी है मेनली, जो नगर पंचायत की बात करता है, उसके बाद में नगर पालिका और फिर नगर निगम। उसके बाद में उनका कंपोजिशन वही, उनके मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट हुए जाएंगे। एस में वार्ड कमिटीज़ की बात आती है जो 3 लाख की पॉपुलेशन पे बनाई जानी है, 1 या 2 वार्ड को मिला के। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उसी तरीके से है, ड्यूरेशन 5 साल की है। डिस्क्वालिफिकेशन वही सारी क्राइटेरियाज हैं पावर का, अथॉरिटी का। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन जो आती है वो वाई से आती है, 243 वाई से। उसके बाद में जेड से ऑडिटिंग के लिए। अब जेड के बाद अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो गए थे तो ZA ZB इस तरीके से शुरू कर दिया। आर्टिकल ZA में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ZB में एप्लीकेशन टू ड्यूटीज़, जिस तरीके से ग्राम पंचायत का करना था उसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है। ZC में पार्ट्स जिन पे अप्लाई नहीं होगा तो वो ही पार्ट है। ZD में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो बनाई जानी है। और ZE में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात की गई है और जो कि कंपलसरी प्रोविज़न है। उसके बाद में ZF कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल के अंदर तक सभी जगह पे उसे बना देना था। उसके बाद में बार टू इंटरफेरेंस की, किसी भी कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की पावर नहीं होगी। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायत के लिए जो एक्ट आता है वो 1994 में आता है। सबसे पहले जो उसे फ्लोर पे रखा गया था 30 दिसंबर 1993 में रखा गया था और जो कि पास हुआ था 25 जनवरी 1994 को। इसमें जो प्रोविजंस किए गए थे वो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत की बात की गई है। वही 3 टायर सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और जिला लेवल पे जिला पंचायत। जो पॉपुलेशन रेशियो रखा गया है वो 1000 पर्सन्स का रखा गया है और यहाँ पे जो वार्ड्स की संख्या होगी वो 10 होगी। अगर पॉपुलेशन 1000 से इंक्रीज होती है तो 10 to 15 हो। टेन टू 20 हो सकते हैं। और एक सेक्रेटरी लेवल पर्सन जो पंचायत सेक्रेटरी होगा, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, वो भी यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए होगा। उसके बाद जनपद पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन 5000 और जो वार्ड्स की संख्या है वो 10 to 25 होगी। और यहाँ पे एक CEO होगा इनके कंपोजिशन के लिए। मेंबर्स की बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे वो यहाँ आएंगे। इसमें मेंबर होंगे जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA MPs होंगे वो भी आएंगे। और जो बैंक के CEOs होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो भी उसके मेंबर्स हो सकते हैं। जो चेयरपर्सन का इलेक्शन है वहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से होता है, लेकिन MP में इसे डायरेक्ट रखा गया था। जिला पंचायत में जो DM होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो हेड होता है। उसके अलावा जो जनपद के हेड होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन रखी गई थी
इसकी पॉपुलेशन 50,000 रखी गई थी और वार्ड्स 10 to 35 होंगे। ये पूरा एमपी में ग्राम पंचायत किस तरीके से होगी उसके बारे में था। एमपी फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद पंचायत के इलेक्शंस करवाए और इस तरीके से उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। अब एक क्वेश्चन जो एमपीपीएससी में आया हुआ था कि कितनी बार एमपी में पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं, तो कितनी बार हुए हैं? 5 टाइम्स हुए हैं। कब कब हुए हैं? तो 1994 में हुए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1999 में, 2004 में, उसके बाद 2009 में और फिर 2014 में। अगर अर्बन लेवल पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले एमपी में नगर पालिका निगम अधिनियम या फिर नगर पालिका निगम एक्ट 1956 पास हुआ था, सबसे पहले 1956 में। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1961 में पास होता है। उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 हो गया, उसके बाद भी एक एक्ट पास होता है 1994 में, जो 16 जनवरी को पास होता है। एमपी में वही 3 टायर सिस्टम इसमें भी है। सबसे पहले नगर पंचायत वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे रूरल से अर्बन का ट्रांजिशन एरिया होता है। उसके बाद में नगर पालिका, जिसे हम म्युनिसिपल कमीशन भी बोलते हैं, कमिटी। उसके बाद में नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसिलर्स बोलते हैं, यानी कि पार्षद। एमपी में नगर पालिका 99 है और नगर निगम 16 है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उनका जो हेड होता है वो मेयर होता है। और म्युनिसिपल कमिटीज़ होती हैं, उनके लिए सीएमओ होता है। जबलपुर में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमपी की अगर हम बात करते हैं तो बनी थी अगर वार्ड्स की बात करते हैं तो नगर पंचायत में, नगर पालिका में और नगर निगम में अलग अलग लेवल पे होते हैं। यहाँ पे होता है 40 से 70 के बीच में वार्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे नगर पालिका में 15 से 40 वार्ड्स की बात की जाती है और यहाँ पे नगर पंचायत में 15 वार्ड्स की बात की जाती है। सबसे पहले नगर पालिका जबलपुर में बनाई गई थी 1864 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एमपी में एक राइट टू रिकॉल करके प्रोविज़न दिया गया है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि अगर हमें जो हमने इलेक्ट करके भेजा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे रिकॉल यानी कि वापस बुला सकते हैं। इसके लिए भी प्रोविज़न होते हैं और एमपी ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्राम स्वराज की बात भी सबसे पहले एमपी में ही शुरू हुई थी, दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 2001। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रह गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने देखा था अभी कि इसे इसकी पावर्स जो मिलती हैं वो पार्ट 9 और पार्ट 9A के आर्टिकल 243 के और यहाँ पे आर्टिकल 243 ZA से मिलती है। सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन को एमपी में एक 1 मेंबर बॉडी रखा गया है। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा होता है। उसके बाद में जो ये रेजिग्नेशन अपना देते हैं
वो भी गवर्नर को ही देते हैं। लेकिन अगर इन्हें रिमूव करना होता है किसी वजह से तो उसको इसके रिमूवल की पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। और जो प्रोसेस है रिमूवल की वो सेम है जैसी कि हाई कोर्ट के जज के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम अगर पावर्स की बात करते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस, मेनली वो इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा सेकंड उनका काम होता है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में इलेक्शन को डायरेक्शन देना, सुपरिटेंडेंस करना, क्या चीज़ कैसे होगी वो सारा कंट्रोल करना, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखना। उसके अलावा पार्टीज़ को इलेक्शन सिम्बॉल्स को देना और जो स्टाफ है उसकी अलॉटमेंट करना उसको, उसके अलावा डेट्स को डिक्लेयर करना और नॉमिनेशन पेपर्स को एग्जामाइन करना, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन करती है। उसके अलावा एमपी इलेक्शन कमीशन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी फाउंडेशन 1 Feb 1994 को होती है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में एमपी इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे NV लोहानी। जिनका टाइम पीरियड 1994 से 2000 तक का था। सेकंड गोपाल शंकर शुक्ल थे। उसके बाद थर्ड आदित्य विजय सिंह। उसके बाद फोर्थ अजीत राय ज़्यादा। फिफ्थ जो थे वो आर परशुराम थे। और सिक्स्थ और जो करंट पर्सन है वो बसंत प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक सेक्रेटरी भी होते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के वो थे प्रकाश चंद्र। जो फर्स्ट विमेन अगर हम देखते हैं सेक्रेटरी, और यहाँ पे कोई भी विमेन अभी तक नहीं बनी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट विमेन अगर हम देखते हैं तो विजया श्रीवास्तव थी। उसके बाद में कौन कौन विमेन बनी है अभी तक, तो विजया श्रीवास्तव, उर्मिला मिश्रा, रजनी उइके, सुनीता त्रिपाठी, ये अभी तक जो विमेन सेक्रेटरी हैं वो बनी है। इसके अलावा जो मोटो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो ये है कि एवरी वोट इज़ प्राइसलेस, एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन हाईटेक भी है थोड़ी सी, तो उसने चुनाव ऐप बनाया है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल दिस स्टफ। एंड उसके अलावा पंचायत दर्पण, जो कि हमारी स्टेट के जो पंचायत है उसके लिए पंचायत दर्पण वेबसाइट है। पंचायत दर्पण को 2013 में मेरिट ऑफ द स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड रिलेवेंट वीडियोस पाने के लिए। एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन भी है आज के लिए कि मध्य प्रदेश ने सिविल बॉडी डे यानी कि नगरीय निकाय दिवस कब से मनाने की बात कही थी।
आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।